तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS स्मार्ट टारगेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे जो है हम जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, नोट्स जो तैयार कर रहे हैं उनको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इसी बीच हम जब समय मिलते हैं तो क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, वो प्रश्न जो है आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। प्रश्न ये है, तो ये वाला प्रश्न आप लोग PYQ जब देखिएगा तो मालूम चल जाएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 2 में जो पूछा गया है 2024 में, ठीक ना। प्रश्न संख्या 5 आप देख सकते हैं, सेम मिल जाएंगे। तो उन्हीं का हम आंसर राइटिंग करेंगे लाइव में, ठीक है। तो अभी हम नोट्स को एनालिसिस करेंगे, तो इसको हम स्टॉप करते हैं इनको, ठीक है। तो बाद में हम इनको लिखेंगे, उससे पहले हम नोट्स एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, जो भी भाई लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके एक बार पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें कि संसदीय समितियां के बारे में बताए थे, पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में बताए थे, ठीक ना। तो एक बार देख लीजिएगा तो पूर्ण रूप से समझ जाइएगा, जिसमें कि हम बताए थे, ठीक ना। जिसमें कि हम जो है बताए थे क्या, तो अस्थायी समितियां, तटस्थ समितियां, यानी कि संसद में जो है समितियां, कमेटी जिसे कहते हैं। तो ये कमेटीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अस्थायी होती है और एक तदर्थ समितियां होती हैं, यानी कि अस्थायी इसको कह सकते हैं। ये जब तक इनका काम नहीं होता तब तक रहते हैं और काम पूर्ण होने के पश्चात ये कमेटी खत्म हो जाती है। ये सब सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो जो नहीं देखे हैं तो एक बार मेरा नोट्स जो एनालिसिस की है वो पीछे वाला वीडियो जा करके देख सकते हैं, तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए, उस वीडियो में जो है संसदीय समितियां वाले में हम बात कर लिए थे अस्थायी समितियां के बारे में, जिसमें कि हमने बात की थी वित्तीय समितियां क्या है, लोक लेखा समितियां क्या है, सार्वजनिक उपक्रम समितियां, आकलन प्राकलन समितियां। इस सब का नोट्स जो हम लिखे थे वो भी आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना। तो अब हम विभागीय अस्थायी समितियां के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, यानी कि डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वहाँ से। तो ये रहा, यहाँ से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जब क्लास हम 8 किए थे, क्लास 8, तब वही 8वां क्लास में ये नोट्स हमने तैयार किए, ठीक ना। तो 8वां क्लास का जो नोट्स तैयार किए थे वो इस प्रकार से था। देखिए, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, जो कि हिंदी में कहते हैं इसे विभागीय समितियाँ, ठीक है। तो इनको जो है देखिए किस तरह से डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटियां का प्रथम बार जो है ये 1989 में बना, और इनमें 1989 में जो है डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी में मात्र 3 कमेटीज थे, यानी कि 3 समिति थे, और 3 समिति जो है सदस्य समिति थे। और 1993 से 94 इनका संख्या बढ़ करके 17 समितियां हो गई, समितियां, ठीक ना। पहले यहाँ पे हम सदस्य लिख दिए थे, जब अच्छे से इनको पढ़े तो यही वैसे समझ आ रहे हैं यहाँ की डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज है ना। तो कमेटीज की जगह पे हम सदस्य लिख दिए थे। सदस्य अलग होते हैं, समितियाँ अलग होते हैं, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ समितियाँ होंगे, यानी कि 1989 में जब प्रथम बार डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी बने तो इसमें जो है मात्र 3 कमेटी थे। और 1994 यानी कि 93 से 94 के बीच जो है इनमें संख्या कमेटीज का बढ़ोतरी हो गई, यानी कि उस टाइम 17 कमेटी हो गए, ठीक ना। कमेटी 17 समिति हो गए, ठीक ना, 17 समिति हो गए। उसके बाद वर्तमान में बात करें, वर्तमान अभी जैसे 2025 चल रहे हैं, तो वर्तमान में 2004 से लेकर के 25 तक, अभी 25 से चल रहे हैं तो 24 तक, हम यहाँ पे 25 लिखे थे फिर भी काट के उसको 24 किए। तो 24 तक की बात करें तो सदस्य कितने हैं इसमें, तो 24 समिति यानी कि 24 कमेटी हैं 2004 से लगातार अभी तक, ठीक है। तो 24 समितियां हैं, ये 24 समितियां। तो अब बात करते हैं इसमें जो 24 समितियां होते हैं वर्तमान में, जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी में 24 समितियां होते हैं, उसमें से जो है 16 समितियां कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, और 8 सदस्य जो है कहाँ से होते हैं, 8 समिति, सदस्य नहीं समिति, तो 8 समिति कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। अब बात करते हैं एक समिति के बारे में।
अब एक समिति में कितने सदस्य होते हैं, यहाँ जैसे हम आपको बताए ना समिति लिखे ना कि सदस्य, तो अब हम बात करेंगे सदस्य के बारे में। तो जैसे मान लीजिए एक समिति होते हैं, तो एक समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लगभग 31 यानी 31 सदस्य ही होते हैं, ठीक है। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं और 31 सदस्य में से 10 सदस्य हो गए आपका राज्यसभा से और 21 सदस्य हो गए आपका कहाँ से, तो लोकसभा से। क्लियर है। तो एक समिति में कितना सदस्य होते हैं, 31, 10 कहाँ से, राज्यसभा से, 21 लोकसभा से। क्लियर है। और 24 समितियां वर्तमान में डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज जो है इंडिया में टोटल 24 है, 24, ठीक ना। 24 में से जो है 16 लोकसभा का है और 8 समितियां राज्यसभा का है, ठीक है। अब इनके कार्य के बारे में बात करते हैं। तो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण से समझिए कि मान लो बहुत सारे मंत्रालय हैं, छोटा छोटा मंत्रालय बहुत सारा है, और इस सभी मंत्रालय को जो है कितने समिति में बांटा गया है, 24, टोटल 24 समितियों में बांट दिया है। यानी कि भारत में जितने स्टैंडिंग डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज के अंडरग्राउंड आते हैं, तो जितने भी कार्य हैं उन्हें 24 समिति में बांट दिए हैं, 24 समिति में बांट दिए हैं, ठीक ना। तो एक समिति में लगभग जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 बिंदे को घेर दिए हैं, 6 बिंदे को घेर दिए हैं, 2 यानी कि 2 से अधिक कमेटी आ सकती, 2 से अधिक मंत्रालय आ सकते हैं। 2 मंत्रालय से 2 भी मंत्रालय आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन एक मंत्रालय नहीं आ सकते हैं। तो 2 से अधिक मंत्रालय जितना भी आ सकते हैं, तो इसी को जब समिति कहा गया है, ठीक है ना। तो सभी मंत्रालय 2-4 मंत्रालय को जो एक कमेटी एक ग्रुप देखभाल करते हैं उसी को समिति कहा गया है। यहाँ पे वही जो है पूरे भारत में जितने मंत्रालय हैं सभी मंत्रालय में टोटल भारत में 24 कमेटीज हैं और ये 24 कमेटी देखरेख करते हैं, ठीक है। अब भारत में 24 समितियों में भारत के सारे मंत्रालय आ जाते हैं, ये नोट करके हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, कि भारत में 24 समितियों में भारत के सारे मंत्रालय आ जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ 1989 में जो बना था, तो इसका जो हमने नोट्स लिखे वो आप लोग जान लीजिए। तो देखिए नोट्स जो लिखे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यदि कहीं गलती होगा तो हर दिन के भांति हम तो सोचते हैं काहे एक ही बात को बार बार ना बोलें, ठीक ना। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, नोट्स इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आप लोग यदि कहीं पे गलती वगैरह हैं तो आप लोग मैसेज कमेंट के माध्यम से उनको सही करने के लिए कह सकते हैं और थोड़ा स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं ताकि वहाँ तक पहुँचने में आप हमारा सहायता कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखिए इनका जो नोट्स हम प्रॉपर लिखे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें नोट्स में लिखे हैं कि 1989 में 3 विभागीय अस्थायी समितियों का गठन किया गया। संसद में तीनों निम्न हैं। यहाँ पे 3 सदस्य का 3 कमेटीज का निर्माण किया गया था। कब? 1989 में। और तीनों कमेटी कौन कौन सा था? कृषि समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तीसरा वन एवं पर्यावरण। ये 3 कमेटी बनाए थे, स्टैंडिंग डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है ना। उसके बाद 1993 में, तो यही सेम बात हम लिखे हैं, ज़्यादा हम इधर उधर नहीं किए। जो नोट्स में अभी हम आपको बताए सेम वही बात लिखे हैं कि 1989 में 3 विभागीय अस्थायी समितियों का गठन किया गया और संसद में तीनों निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो कृषि समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वन एवं पर्यावरण। क्लियर। अब बात करते हैं 1993 में, यानी कि 1993 से 94 की बात। तो देखिए 1993 और 94 में जो है 17 विभागीय समितियां संसद में गठन किया गया, जिसमें कि 2004 में 7 और विभागीय अस्थायी समितियां गठित कर दी गई। अतः इनकी संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दिया गया। इन विभागीय अस्थायी समितियों का प्रमुख उद्देश्य संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, विशेषकर वित्तीय जवाबदेही। साथ ही ये समितियां बजट पर प्रभावी चर्चा को भी सुनिश्चित करती है। और इन 24 विभागीय समितियों में जो है, इन 24 विभागीय अस्थायी समितियों के अंतर्गत केंद्र सरकार के सभी विभाग आ जाते हैं। प्रत्येक विभागीय अस्थायी समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जैसा कि पहले बता चुके हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 कहाँ से? राज्यसभा से। इन समितियों के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत होते हैं। इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकते हैं। और इसका कार्यकाल की बात करें तो ये 1 वर्ष का होता है। और इन 24 समितियों में से 16 समितियां लोकसभा के नियंत्रण में कार्य करती है और 8 समितियां जो है राज्यसभा के नियंत्रण में कार्य करती है। क्लियर बात? क्लियर है? यही बात हम सेम इधर लिख दीजिए, जितना बात यहाँ पे हम आपको समझाएं, ठीक ना।
तो उसके बाद हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण समितियां के बारे में, जिसमें कि सरकारी आश्वासन समितियां आ जाती हैं। तो इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाते हैं। क्या क्या अभी आंसर राइटिंग लिखना है, ठीक है ना, अभी आंसर राइटिंग भी लिखना है इसी लिए। तो आंसर राइटिंग अब हम शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें जो हम है आंसर राइटिंग प्रारंभ करेंगे तो इनका वीडियो अलग से आ जाएंगे आप लोगों के पास। तो नोट्स एनालिसिस वाला वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम करते हैं नोट्स एनालिसिस तो हो ही गए। अब हम बात करेंगे इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कह दिया है कि निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाया जा सकते हैं। तो देखिए निर्धनता आप लोग को मालूम है, ठेठी लैंग्वेज में जैसे कहें गांव देहात में कि और निर्धन है, यानी कि निर्धनता, जिसके पास धन ही ना रहे उसी को निर्धनता कहते हैं, है ना। गांव समाज में ये नहीं कहते हैं कितना गरीब है, ठीक है। उसके बाद कुपोषण, जिसे हम लोग ठेठी लैंग्वेज में कहते हैं खाने के लिए नहीं मिलते हैं, कुछ से कुछ खाते रहते हैं, कुछ भी मिल जाए बस पेट भर लेते हैं, कहते हैं ना कुपोषण, ठीक ना। कुपोषण एक विषाक्त चक्र है, यानी कि पैसा की भी कमी है, खाने के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, ठीक ना। जो उनको आहार चाहिए वो आहार मिल नहीं रहे हैं। उसके बाद उनके पास पैसा ऐसा पूंजी नहीं है जो कि आगे वो सरवाइव करे, ठीक ना। तो इस तरह का जो समस्या है उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखने के लिए यूपीएससी डिमांड किए हैं। तो उन्हीं पे हम आंसर राइटिंग अभी लाइव में करेंगे। और यही बोल रहा है कि आगे चल के कि ये दोनों जब है तो ये विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं। तो सेम चीज़ को समझाना है। तो मान लीजिए एक उदाहरण समझाते हैं ठेठी लैंग्वेज में अपना लोग क्या देहात में। राम मोहन सोहन, ठीक है। अब राम अमीर है, राम अमीर है और तीनों एक ही गाँव में रह रहे हैं। राम अमीर है और मोहन सोहन जो है, मोहन बहुत निर्धन है, इनके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है और इनके पास खाने के लिए भी नहीं। समझिए तो इनसे भी ज़्यादा ये गरीब है क्योंकि इनके पास खाने तक का पैसा नहीं। इनके पास यदि थोड़ा बहुत खाने का पैसा है, पैसा है नहीं, मतलब अनाज वगैरह हो सकता है खेत उत में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए। तो आप बताइए ये दोनों गरीब हैं और ये अमीर है, रह रहे हैं एक ही गाँव में। तो ये क्या करेंगे, इनके पास धन नहीं है तो कुछ धन मांगने के लिए इसके पास आएंगे राम के पास। तो राम थोड़ा सा धन दे देंगे इनको। मान लीजिए बार बार जाएंगे तो कभी इधर देना ही पड़ेंगे। तो ऐसे डिस्टर्ब ये भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे कोई काम यहाँ इस गांव में करना चाहेंगे तो ये भी नहीं कर पाएंगे, क्या कि पहले से ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये दोनों परेशान है। इन दोनों को आवश्यकता है, इनके पास उतना पर्याप्त धन है नहीं जो इन दोनों का पेट भर सके। ये खुद अपना मतलब भरण पोषण कर लेते हैं और इनके पास कुछ मात्रा में धन है जो कि ये अपना सर्वाइव आगे कर सकते हैं, ना कि दूसरे को करवा सकते हैं। तो इसीलिए इन्हीं सभी को दूर करने के लिए सरकार, अब यहाँ जो चौथा कैंडिडेट है यानी कि चौथा जो व्यक्ति हैं सरकार, तो सरकार क्या इन तीनों को, तो सरकार तो तीनों को एक समान दृष्टि से देखेंगे। उनके समान में ना उनके नज़र उनके दृष्टि में ना अमीर ना गरीब ना निर्धन ना कुपोषण कोई भी नहीं, उनके लिए तो सब समान है ना, है। हमारे भारतीय में सभी को समान कहा गया है। इसीलिए वो जो है अब एक योजना लागू करेंगे जिसके माध्यम से जिसको भोजन नहीं मिल रहे उनको भोजन देंगे। जैसे मिड डे मील हो गए, ठीक ना, मिड डे मील हो गए। और इसको समय देखते हैं ना, अब 14 साल तक के बच्चों को खाना मुफ्त देते हैं। उसके बाद इधर आ गया आपका जिसके पास धन नहीं है तो सहायता करते हैं, सहायता राशि देते हैं सरकार के द्वारा। तो इस तरह का कुछ कानून आते हैं उनको लागू, तो वही सब कानून को इसमें लिखना है। क्लियर है बात। तो ये ठेठी लैंग्वेज में कुछ था। तो जब इनका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो थोड़ा अच्छा से सोच समझ के जो है मेन टॉपिक को लिखना है। ये तो ठेठी लैंग्वेज में जो समझाने का था समझा दिया। तो बाकी जो भी भाई इनका आंसर राइटिंग देखिएगा लाइव में, तो ज़्यादातर तो इनको शॉर्ट फीड में डालते हैं, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं ख़त्म। लव यू, बाय बाय।